Hello everyone, welcome to Education Community. I hope that you are doing fine and happy. Let's start current affairs discussion. साथियों, एजुकेशन कम्युनिटी में आपका स्वागत है। हमारी इकोनॉमी की सीरीज में जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं, ये विजन आईएएस 365 के अकॉर्डिंग उद्योग और संबंधित जो भी घटनाक्रम है लास्ट 1 ईयर में, उसके करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो साथियों, हमारे पास यहाँ पर पहला जो न्यूज़ है वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में है, यानी कि जिला खनिज प्रतिष्ठान। न्यूज़ ये है कि सरकार ने क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो फंड है, इसके मानदंडों को कठोर करने के लिए कुछ नए रूल्स और गाइडलाइंस जारी करी। तो इसके बारे में हमको देखना है यहाँ पे, लेकिन इससे पहले हम इनके क्या रूल्स जारी करे हैं, क्या नए नियम्स आए हैं, ये देखें। इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है क्या चीज़ है और ये कैसे निर्मित किया गया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। तो अगर इसके बारे में हम बात करें दोस्तों, तो क्या है जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, जो 1957 में फर्स्ट टाइम आया था और जिसको 2015 में जिसमें संशोधन किया गया था, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ऐसे जिले जहां पर माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है उन पर यह प्रावधान किया गया है कि जहां पर भी जिन जिलों में खनन होता है वहां पर जो भी जो मिनरल का एक्सट्रैक्शन वगैरह किया जाता है, खनन किया जाता है, उसमें जो भी रॉयल्टी दी जाती है, तो उसकी एक निश्चित राशि क्या है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एक फंड बनाना होगा जिले लेवल पर, और उस फाउंडेशन को वो पैसा दिया जाएगा, रॉयल्टी का एक हिस्सा। इसके माध्यम से क्या है, उस जिले के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ के संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, तो वहाँ की बेहतरी के लिए वो फंड का उपयोग किया जाएगा। डीएमएफ को और क्या है 2015 के पहले जो भी पट्टे जारी किए गए थे खनन के लिए, उसकी रॉयल्टी का 30% भुगतान करना था, और 2015 के बाद जो नीलामी के द्वारा पट्टे जारी किए गए हैं उसमें 10% का भुगतान करना है। फिर इसका जो प्रबंधन है वो एक गैर लाभकारी ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा, और ये जो भी धनराशि है वो आदिवासी और वनवासी समुदायों सहित खनन से प्रभावित आबादी के कल्याण के लिए उपयोग की जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो माइंस और मिनरल्स एक्टिविटीज़ हैं वो ट्राइबल्स एरियाज में है, इसलिए वहाँ पर वनवासी और आदिवासी शब्द का उपयोग किया गया है। और ये जो फंड बनाया जाएगा दोस्तों, क्या है, इसके लिए प्रत्येक जिले के लिए एक ट्रस्ट बनाना होगा, तो वो जिले लेवल पर मैनेज किया जाएगा। फिर ये जो फंड होगा वो नॉन लैप्सिबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक वित्तीय वर्ष हो गया तो वो फंड समाप्त हो जाएगा, वो राशि जो है राज्य की ट्रेजरी में वापस चली जाएगी। जैसे क्या है, हम दो टाइप्स के फंड बनाते हैं। एक फंड वो होते हैं जो लैप्सिबल होते हैं, जैसे कि सरकार, केंद्र सरकार ने कोई विशेष फंड बनाया है, मान ली मत्स्य सेक्टर के लिए कुछ फंड बनाया है, तो अगर वो नॉन लैप्सिबल फंड है तो वो दूसरे वर्ष भी अगर उसकी कुछ राशि बच जाती है तो वो फंड में राशि बनी रहेगी। जैसे कि एक निर्भया फंड बनाया गया है, तो उसमें जो राशि बच जाती है वो आने वाले समय पे भी उपयोग की जा सकती है। लेकिन जो लैप्सिबल फंड होते हैं, वो राशि अगर इस वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं हो पाई तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चली जाती है, और नेक्स्ट ईयर की जो जितनी स्वीकृत राशि होती है उसका ही उपयोग कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो राज्य के मंत्रालय, जो राज्य के विभाग होते हैं, केंद्र के जो मंत्रालय होते हैं, वो लास्ट जब मार्च का महीना आता है तो कोशिश करते हैं कि जो भी फंड्स हैं उसका वो उपयोग कर लें, अदरवाइज वो क्या है, वो लैप्सिबल फंड के तौर पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में चली जाएगी वो राशि। तो ये होता है। फिर इसके साथ ही थोड़ी सी अगर हम एमएमडीआर एक्ट, यानी कि हिंदी में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2015 की बात करें दोस्तों, तो ये क्या है, 1957 में लाया गया था, और इसमें देश में जो भी खनन एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो इसके माध्यम से रेगुलेट की जाती हैं और इस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। इसमें क्या है, इस एक्ट में जो संशोधन किए गए थे उसमें क्या है, इसमें जो 2015 में जो संशोधन किए गए थे उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाने की बात करी गई थी, वो राज्य सरकार के द्वारा सृजित किया जाएगा। हालांकि उसका कंट्रोल, जो फाउंडेशन होगा उसके पैसे पर राज्य सरकार का कंट्रोल नहीं होगा, वो जो डिस्ट्रिक्ट का फंड होगा वही मैनेज करेगा उसको। और एक राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की बात करी गई थी, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित किया जाएगा। फिर इसमें क्या है, जो लाइसेंस दिया जाता था उसमें एक नई कैटेगरी बनाई गई, पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टा, यानी कि प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज। इसमें क्या है, कोई भी चीज़ का, कोई भी जो मेटल्स है, धातु है या खनिज है, उसके खनन से पहले वहाँ पे क्या है, हमको पूर्वेक्षण कार्य, वहाँ पे एक होता है सर्वेक्षण का काम होता है, ताकि हमको पता चल सके। तो उसके पहले 2 चरण की जो इसमें पूर्वेक्षण कार्यों के लिए दी जाने वाली 2 चरण की इसमें छूट शामिल है। उसके बाद खनन किया जाता है कि हाँ भाई, अगर आप खनन करना है तो आप उसमें
खनन के साथ नया खनन के लिए उसमें सर्वेक्षण वगैरह के लिए 2 चरण की आपको छूट भी इसमें शामिल किया गई। तो ये पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टा जो चीज़ है वो 2015 के संशोधन के द्वारा इसमें लाई गई थी। फिर साथियों इसमें अगर हम जो राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास की अभी हमने बात करी, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की, और हमने स्टेट लेवल में भी बात करी थी, तो इसका गठन जो है खान और खनिज अधिनियम विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार किया गया था। ये क्या है, एक प्रकार का गैर लाभकारी स्वायत्त निकाय है, ठीक है, मतलब ये खुद के ही अपने नियमों के हिसाब से काम करते हैं एक बार इसको सृजन करने के बाद। इसका उद्देश्य भी ये था भाई कि जो सामरिक और दुर्लभ जो खनिज हैं पर विशेष बल देने के साथ साथ क्षेत्रीय एवं विस्तृत अन्वेषण के उद्देश्य से प्राप्त धन का उपयोग करना, जो भी फंड जो प्रोवाइड किया गया है तो इसमें अन्वेषण में खर्च किया जाए। फिर इसमें क्या है, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस से खनन पट्टा धारक को जो भी भुगतान की गई रॉयल्टी होता है उसके 2% बराबर की राशि का NMET को भुगतान करना होगा। इसके माध्यम से क्या है, MMDR अधिनियम की अनुसूची 2 के तहत उपबंधों के अनुसार कुल मिला के ये जो एक्ट में संशोधन किया गया था उसके अकॉर्डिंग ये फंड है, इसमें 2% देना होगा ताकि हम विस्तृत अन्वेषण की गतिविधि को संचालित कर सकें और जो सामरिक और दुर्लभ जो खनिज है उस पर विशेष बल दिया जा सके। तो ये था। अब हमने जो इसमें नए संशोधन किए गए हैं जिसको लेकर ये न्यूज़ आई थी उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर पहला जो दिशा निर्देश जारी किया गया उसमें पहला प्रोविजन ये था कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है उसको क्या है, एक पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना प्लान तैयार करनी होगी। और इसमें क्या है, जो भी खनन गतिविधियों से प्राप्त जो राशि होती है उसको ताकि जो है एक प्लान तरीके से खर्च किया जा सके जिले के डेवलपमेंट के लिए। फिर ये जो प्लानिंग बनाई जाएगी उसमें क्या है, जो योजना विश्वविद्यालय हैं या कोई फेमस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है उनके माध्यम से उनके सर्वेक्षण के आधार से ये योजना तैयार की जा सकती है। फिर दोस्तों यहाँ पर एक और जो नियम बनाया है कि जो ग्राम सभा है या जो स्थानीय निकाय हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह, नगर पालिका निगम है, नगर पालिका वगैरह, उनकी आवश्यकता आकलन रिपोर्ट तैयार करने में ये सहायता कर सकते हैं। ये जो ऊपर हम संगठन की बात करी, क्या है उनके पास उतनी स्पेशलिटी होती नहीं है, विशेषज्ञता होती नहीं है कि वो 5 वर्षीय या बेहतर और क्या योजना हो सकती है, तो वो ऊपर जो संबंधित कोई फेमस ऑर्गेनाइजेशन है या विश्वविद्यालय उसकी मदद से इसका निर्माण कर सकती हैं। फिर DMF जो है 5 वर्षों के लिए एक रणनीति तैयार करेंगे और उस परिप्रेक्ष्य में योजना को शामिल किया जाएगा। तो ये प्रोविजंस था। फिर साथियों हम यहाँ पर DMF में जो हालिया संशोधन उसके बारे में कुछ हुआ था, कुछ और मतलब संशोधन बीच में हुए थे। 2020 में क्या है, सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए थे जब कोविड का टाइम था। सरकार ने बोला कि भाई ये जो भी DMF के अकॉर्डिंग फंड आ रहा है तो उसमें से क्या है, कोविड-19 के लिए 30% धनराशि का उपयोग को लिए किया सकता है, ये बना दिया गया था ताकि क्या है कि कोविड से लड़ने में सहायता मिल सके। फिर खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2021 जो आया था, इसमें 2021 में भी संशोधन किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, केंद्र सरकार फंड की संरचना और उपयोग के संबंध में भी निर्देश दे सकती है, जबकि राज्य सरकारें DMF के गठन और कार्यों को निर्धारित करना जारी रखेंगी। मतलब जो फंड का उपयोग क्या हो सकता है, उसका संरचना किस तरीके से मैनेज वगैरह की जाएगी, उसको लिए दिशा निर्देश देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के वो दायरे में आ जाएगा और राज्य सरकार केवल DMF के गठन और कार्यों को निर्धारित करना जारी रखेंगी। फिर MMDR जो अधिनियम है वो देश में खानों, खनिज, कोयला तथा लिग्नाइट को विनियमित करने वाला प्रमुख कानून है। इसमें कोल भी आ जाता है और लिग्नाइट वगैरह भी, जितने भी खनिज उसको मैनेज उनको R&D के लिए, मतलब कि रेगुलेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये प्रमुख कानून है। 2021 में और क्या हुआ था कि सरकार ने एक आदेश के माध्यम से राज्य सरकार या किसी राज्य स्तरीय एजेंसी द्वारा राज्य स्तर पर जो DMF फंड में से किसी भी खर्च को स्वीकृत या अनुमोदित नहीं किया सकता। कोई भी राज्य सरकार जो है जो DMF फंड में राशि है उसका उपयोग नहीं कर सकती है, उसकी कोई एजेंसी नहीं कर सकती, वो ये जो खर्च करने की जो पावर होगी वो उसी फंड के पास होगी जो उसको इस तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो दोस्तों ये था इसके बारे में पूरा न्यूज़ आइटम। फिर साथियों जो हमारे सामने नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है ये गोल्ड माइनिंग से संबंधित है या गोल्ड के बारे में जो भी जानकारी उससे संबंधित है। न्यूज़ ये आई थी कि बिहार सरकार जो है उसने देश का जो सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है जो कि बिहार के जमुई ज़िले में है, जिसमें कुल सोने की जो वैल्यू है, जो वॉल्यूम है सॉरी, उसमें 222.88 मिलियन टन ऑलमोस्ट है। तो उसके खोज की अनुमति का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में ये न्यूज़ आइटम आया हुआ है। तो अगर हम भारत में थोड़ी सी स्वर्ण उद्योग की बात करें तो भारत का कुल जो स्वर्ण भंडार है साथियों वो राष्ट्रीय खनिज सूचना के आंकड़ों के अनुसार, अब किसके आंकड़े ये नहीं, ये ऑलमोस्ट 500 मिलियन टन का से अधिक का भंडार है। और हमने देखा कि इसमें 222 मिलियन टन जो है बिहार के जामुई बस में है। फिर UPSC क्या है कि जो हमारा खनिज वाला जो सेगमेंट है ज्योग्राफी, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेती है। तो वहाँ पे अगर हम बात करें कि स्वर्ण के जो भंडार वाले राज्य हैं,
सर्वाधिक भंडार वाले, उसमें पहले नंबर पे बिहार, फिर राजस्थान, फिर कर्नाटक आ जाता है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश भी जो है राज्य, यहाँ पर सोने का खनिज हो सकता है, सोने के यहाँ पर पर्याप्त संसाधन है। और दूसरे राज्यों में सोने के खनिज हो ही सकते हैं। जब हम बोलते हैं कि इस राज्य में है ही नहीं, तो हमको थोड़ा सतर्क हो जाना है क्वेश्चंस में वैसा करते हुए। फिर भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता वाला देश है दोस्तों, जो दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपयोग करने वाला देश है। फिर भारत की अगर हम वैश्विक स्वर्ण मांग में टोटल 25% हिस्सेदारी है, और स्वर्ण के आयात में जो है इंपोर्ट में 89% हिस्सेदारी है। फिर हम प्रमुख स्वर्ण खदानों की बात करें तो पूर्व सैमभूमि है, रायचूर खदान है, चित्तूर और कोलार, ये प्रमुख सोने की खदानें हैं। हम यहाँ पर देखें कि स्वर्ण के खदान को उपयोग करने के लिए बढ़ावा देने की सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। तो जो हमारा अभी हमने ऊपर देखा, खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम है 1957, इसमें संशोधन किए गए हैं। तो 2015 में क्या है, नीलामी के माध्यम से खनिज रियायत देने की नई व्यवस्था शुरू करी गई थी। इसका उद्देश्य था कि खनिज संपदा के आवंटन पारदर्शिता और गैर भेदभाव सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद क्या है, तो ये सभी खनिजों के लिए की गई थी, तो गोल्ड के लिए भी हो गई। फिर वर्ष 2020 में क्या है, राज्य सरकारों को क्या है, जो पट्टे की अवधि की समाप्ति के पहले खनिज ब्लॉक्स की नीलामी के लिए अग्रिम कार्रवाई करने की अनुमति दी गई। इसके माध्यम से क्या है कि ऐसा ना हो कि एक कंपनी ने खनिज अवधि पूरी हुई, फिर कुछ टाइम तक खनिज एक्टिविटी हुई ही नहीं, तो सरकार ने बोला कि जब एक खनन हो रहा है तो जैसे ही वो समाप्त होने वाली है तो आप अग्रिम नीलामी कर सकते हो। तो ये चीज़ हुई। फिर वर्ष 2000, ताकि उसमें निरंतरता बनी रहे और इस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए और काम किया सके और रेवेन्यू वगैरह मिले। उसके बाद क्या है कि वर्ष 2021 में स्वर्ण भंडार सहित और भी जो खनिज है 500 लगभग खनिज ब्लॉक्स के लिए पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया को सक्षम बनाया गया था। जो राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण पॉलिसी है, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी, जो कि 2016 में आई थी, इसमें क्या है बोला गया था कि जो गैर ईंधन एवं गैर कोयला खनन अन्वेषण को जो प्रोत्साहन देना है और निजी कंपनियों को ई नीलामी के माध्यम से आयोजित पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देकर ऐसा किया जाएगा, ताकि इसका जो R&D जो है, रेगुलेशन है और जो डेवलपमेंट है उसको और तेजी से किया जा सके। फिर राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 जो है, देखिए ये है मेंस के लिखने वाले सेगमेंट है, ये कौन कौन सी चीज़ें प्रीलिम्स में कई बार लेकिन वो पूछ लेते हैं कॉन्सेप्चुअल चीज़ों में, तो हमको थोड़ा सा आइडिया रहे कि सरकार ऐसा ऐसा मोटा काम कर रही है, ये पॉलिसी है, ये एक्ट है और ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या इनिशिएटिव्स हैं या कोई प्लेटफॉर्म वगैरह बनाया गया है, जो भी लॉज हैं, तो ये सब चीज़ें हमको आइडिया रहे। फिर हम यहाँ पर बात करें भारत में क्या है, लास्ट सेंचुरी से यानी कि 20वीं शताब्दी से ही हमारे यहाँ पर सोने खनन स्टार्ट हो गया था। कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में KGF मूवी उसके ऊपर बनी है, हालांकि वो थोड़ा सा एक काल्पनिक चीज़ों को उसमें समावेश करके बनाया गया है, तो वो एक मूवी की बात है, लेकिन वहाँ पर जो गोल्ड माइनिंग है वो लास्ट सेंचुरी में स्टार्ट हो गई थी, और इंडिया में एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में गोल्ड माइनिंग स्टार्ट हो गई थी। फिर यहाँ पर खनिज एवं खनिज सामग्री के साक्ष्य नियम 2015, यानी कि उसी एक्ट के अंतर्गत क्या है, सरकार अलग अलग समय पर नियम लेके आती है। कानून तो पार्लियामेंट ने बना दिया, फिर सरकार क्या है कि जो एक्ट बना है उसी के अकॉर्डिंग नियम लेके आती है। तो 2021 में क्या है, इसमें संशोधन किया गया था, और संशोधन में क्या है, स्वर्ण सहित गहराई में स्थित खनिजों के खनन के लिए समग्र लाइसेंस प्रदान करने हेतु किया गया था। कुल मिला के मतलब कि जो गहराई में जो भी मिनरल्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम मान लो वहाँ पे सोना है या वहाँ पे तांबा है तो सबके लिए अलग अलग लाइसेंस देंगे, हम उसके लिए एक समग्र एक ही लाइसेंस दे सकते हैं, तो ऐसा किया गया था। फिर क्या है, इस सेक्टर के डेवलपमेंट और ज़्यादा विकास, उसके लिए हमने जो FDI है उसमें 100% की अनुमति दे दी है। अब देखिए पहले के आर्टिकल में हमने FDI वगैरह को अच्छे से कवर किया, तो आप वो चीज़ें देख लीजिए। कुछ और यहाँ पर सोने से संबंधित जो भी काउंसिल्स वगैरह हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन हम अगर उनकी बात करें, तो क्या होता है कि जो गोल्ड की रिफाइनिंग होती है और रिसाइकलिंग होती है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी करी जाती है, वो विश्व स्वर्ण परिषद के द्वारा जारी की जाती है, यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा। और ये जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, इसका हेडक्वार्टर UK लंदन में है, और ये जो भी गोल्ड सेक्टर है उसकी मार्केटिंग के लिए, उसमें रिसर्च के लिए, उसमें लॉबिंग के माध्यम से सोने के उपयोग एवं मांग को बढ़ावा देने का काम करती है। फिर क्या बात की, यही कुछ फैक्ट हैं, थोड़ा सा देख लें अगर यहाँ पर, तो भारत जो है विश्व में चौथा सबसे बड़ा रिसाइकलर है सोने के मामले में, और 2000 कितना किया था ये काम की चीज़ नहीं। भारत सोने की रिफाइनिंग की मामले में क्षमता की बात करें तो 1500 टन है, अराउंड 500% की हमने वृद्धि करी है। अगर गोल्ड सेक्टर में मेंस में लिखना हो थोड़ा बहुत काम आ सकता है, अदरवाइज प्रीलिम्स के लिए ऐसा डेटा काम करी। फिर अगर हम इसमें रिसाइकलिंग की बात करें तो पहले नंबर पे जो स्थान है वो चाइना का आता है, दूसरे नंबर पे इटली का, तीसरे में US का, और चौथे नंबर पे हमने ऑलरेडी देख लिया कि चौथे नंबर में जो स्थान है वो भारत का है। फिर कोलार फील्ड की अगर हम बात करें
तो ये केंद्र सरकार ने क्या है, कर्नाटक का जो कोलार क्षेत्र में स्वर्ण खनन को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। अगर आपने केजीएफ मूवी देखी हो और अगर आप यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, आप देखेंगे कि भाई जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये माइनिंग एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, वहाँ पे चल रही है या बंद हो गई है, या ज्योग्राफिकली और कौन से रिसोर्सेस हैं वहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, कोई कंपनी है, कोई बॉडी, इसमें कौन से इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो साथियों ये जो कोलार फील्ड थी इसमें क्या था कि पहले जो यहाँ से एक्सट्रैक्शन वगैरह किया जा रहा था सोने का, तो वो क्या है उतना लाभदायक नहीं था, वाइबल नहीं था, बहनीय नहीं था एक प्रकार से हम कह सकते हैं, या व्यवहार्यता उसकी नहीं थी उस प्रोजेक्ट की, तो इसलिए उसको बंद कर दिया गया था। फिर एक आधिकारिक अनुमान के हिसाब से अभी ऐसा अनुमान है कि जो केजीएफ है वहाँ खनिजों के खनन से 30,000 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न होने की संभावना है, यानी कि तो फिर हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सोना, पैलेडियम और रेडियम जैसे खनिजों का भंडार है। केजीएफ जो है वहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे कि भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड बीजीएमएल के द्वारा संचालित है, और यहाँ पे 3,000 मीटर की गहराई पर दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदानों में से एक है, यानी कि 3 किलोमीटर तक गहराई हो चुकी है, यानी और अभी भी संभावना है। थोड़ी सी हमने इसके बारे में देख लिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर सोने की हॉलमार्किंग के संबंधित न्यूज़ है। देखिए हॉलमार्किंग का मतलब होता है किसी भी कीमती जो धातु होती हैं उनमें क्या है मिलावट वगैरह को रोका जा सके, तो उसके लिए सरकार क्या है प्रावधान करती है ताकि उसका मिलावटखोरी उसमें ना हो। सरकार का ये काम भी है, सरकार न केवल इसमें बल्कि हमारे खाद्य आइटम हो या कोई भी सेक्टर है वहाँ पर भी मिलावटखोरी या कोई भी जो ऐसी गतिविधि है जो सेक्टर को नुकसान पहुँचाती है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में रोक लगती है, उसको रोकने का काम करती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर न्यूज़ ये है कि जो दूसरा चरण था ये हॉलमार्किंग का, उसमें भारतीय मानक IS 1417 में उल्लेखित सोने के आभूषण कलाकृतियों के लिए जो 3 अतिरिक्त कैरेट हैं, जैसे 20 कैरेट वाला जो सोना है, 23 कैरेट वाला और 24 कैरेट वाला, उसको शामिल कर लिया गया है। और इसके बाद क्या है कि इस चरण में 32 नए जिलों को अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत शामिल किया जाएगा और स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण कलाकृतियों की हॉलमार्किंग संशोधन आदेश 2022 के माध्यम से इसको किया जाएगा। कोई अधिनियम होगा उसके अंदर कुछ आदेश नियम लाके सरकार ने काम किया है। फिर इसके पहले क्या है जो गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2021 के माध्यम से 14, 18, 22 कैरेट, कुल मिला के ये इतनी कौन सी कैरेट नहीं है, अपने को आइडिया होना चाहिए। सोने को कैरेट में मापा जाता है, सरकार ने हॉलमार्किंग के लिए सुविधाएं वगैरह बनाई हुई हैं और ये इसके लिए सरकार के एक आदेश के माध्यम से किया गया है। फिर यहाँ हॉलमार्किंग में क्या है कि उसकी धातु की सटीक निर्धारण मात्रा पर फोकस करना है और उस वस्तु पर वो मुद्रण किया जाता है। तो उसके लिए हॉलमार्किंग की जो योजना है वो BIS के द्वारा संचालित की जाती है। ये जो BIS है ये बॉडी ही अपने आप में 2016 में बनाई गई थी। ये बॉडी जो है जो कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय हमारा उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय उसके अंडर में आ जाती है, ये काम हो गया। गोल्ड की हॉलमार्किंग की बात करें उसमें 3 चीज़ें होती हैं। BIS स्टैंडर्ड का मार्क लगा होता है, स्वर्ण की शुद्धता बताता है, फिर उसके बाद क्या है 6 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाता है। इसके माध्यम से क्या है प्रत्येक आभूषण के लिए विशिष्ट होता है। इसके माध्यम से हम जो भी चीज़ें बनाई गई हैं सोने में उनको लोकेट कर सकते हैं और उनकी शुद्धता की आसानी से जो है माफ़ कर सकते हैं, उनको लोकेट कर सकते हैं, कोई डुप्लीकेसी तो नहीं हो पा रही है। फिर कैरेट के बारे में अगर हम बात करें तो ये सोने की शुद्धता का एक माप है। जो आभूषण की शुद्धता होती है सोने के में विशुद्ध सोने की जो आभूषण में जो विशुद्ध सोने की मात्रा उसमें 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम सोना, 1 कैरेट का मतलब है, तो उसको मापा जाता है। 24 कैरेट का मतलब 100% शुद्ध होता है, 18 कैरेट का मतलब 75% सोना। देखिए कई बार इसका प्रैक्टिकल मैं आपको उपयोग बताऊं, कई बार क्या है जैसे कि हम अपने फैमिली में सोने वगैरह लेते हैं, आपकी फैमिली में कभी आप लेने जाते हैं तो आपको मिलेगा कि हमारे जो लोकल के ये स्वर्ण विक्रेता होते हैं, लोकल स्थानीय जो होते हैं वो आपको बोलेंगे कि भाई जो रेट है 60,000, हम आपसे कुछ मुनाफा नहीं कमा रहे, उसी में आपको बना के दे रहे हैं। आप देखेंगे कि यार मान लो 10 ग्राम जो सोना है उसकी रेट अगर 60,000 रुपये, तो आप ये या चांदी का इसी प्रकार से रेट है, कुछ भी आप लेने जाते हैं तो वो बोलेंगे हम आपको इतने में ही दे देते हैं, हम तो अपनी बनने की लागत भी नहीं ले रहे हैं भैया, आपसे बस बनने की लागत ले रहे हैं 200-500 रुपये कुछ भी है, और आपको उसी रेट पर या उससे कम में दे रहे हैं, क्या कि हमारे पास हमने बनाया कुछ भी किया है। अगर आप वही चीज़ ओरिजिनल जो बड़े शोरूम में देखेंगे जो ऑनलाइन वगैरह मिल रही है, जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे तनिष्क वगैरह है या इस टाइप से और भी जो ऑनलाइन चलती हैं जो बड़े शोरूम हैं, तो वहाँ पर वही चीज़ देखें आपको महंगी मिलेगी। तो ऑनलाइन तो हमको और सस्ती चीज़ें मिलती हैं, तो वही चीज़ जो इसको 60,000 रुपये में वो दे रहे थे या 56,000 रुपये में दे रहे थे 10 ग्राम का बता के, वही चीज़ आपको 10 ग्राम वाली 75 में मिल रही है, ऑनलाइन भी बड़े शोरूम से मिल रही है। तो वो उसका वही कैरेट का अंतर होता है। तो इसका आप जब भी अगर कभी सोना खरीदें तो ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद क्या है भारत में इस्पात उद्योग की अगर हम बात करें तो न्यूज़ ये है कि सरकार ने टारगेट रखा हुआ भारत ने कि अगले 9-10 वर्षों में हमारे यहाँ पर जो भी स्टील का प्रोडक्शन होता है उसको हम दोगुना करके
300 मिलियन टन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। देखिए आजकल यूपीएससी कई बार ऐसे डेटा में उपयोग कर लेती है कि इतने मिलियन टन या कुछ भी, तो थोड़ा सा आप आइडिया रखिए कि इतना अच्छा पानी के बारे में इतनी यूनिट मापी जा रही है और ऐसा कुछ है, इतने पर क्यूबिक मीटर का रखा गया है टारगेट लोगों को देने के लिए, सोने के मामले इतना थोड़ा सा मोटा आइडिया रहे तो इसको मिलियन टन में मापा जाता है। सरकार ने दोगुना करके 300 मिलियन टन का लक्ष्य रखा हुआ है। वर्तमान में क्षमता अराउंड 154 मिलियन टन है, तो ये एग्जैक्टली आइडिया नहीं लेकिन अराउंड 300 मिलियन टन के समथिंग ऐसा करें। फिर भारत में अगर हम इस्पात उद्योग की बात करें तो विश्व में कच्चे इस्पात का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली आजकल पूछते हैं, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में क्वेश्चन में। फिर विश्व में जो भी लोह है इसका 5वां सबसे बड़ा भंडार जो है भारत में है। यह इस्पात का शुद्ध निर्यातक भी है। नेट जो है हम एक्सपोर्टर हैं स्टील के मामले में। फिर स्टील के लिए क्या है, कोकिंग कोयल की ज़रूरत होती है। कोकिंग कोयल की जो मांग है हमारे यहाँ पर वो आयात के माध्यम से पूरी की जाती है, क्योंकि हमारे कोयले में वो वाली क्वालिटी उतनी ज़्यादा जो है इसमें हीट की कैपेसिटी होती नहीं। फिर उसके बाद करें जो हमारे यहाँ पर मेजॉरिटी कोयला जो होता है, फिर भारत में क्या है, प्रति व्यक्ति अगर हम इस्पात उपयोग की बात करें तो ये निम्न है। मतलब हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं दूसरे नंबर पे, आने प्रोडक्शन भी दूसरे नंबर, लेकिन पॉपुलेशन से अगर वो रेशियो निकालें तो बहुत कम है खपत है। और अगर हमको डेवलप बनना है तो स्टील है, सीमेंट है, इनकी खपत काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए डेवलप कंट्री के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये चीज़ें मतलब कि ये बॉडी में अपने रक्त की तरह एक प्रकार से। फिर इसके बाद क्या है, जो इस्पात अविनियमित क्षेत्रक है, डीरेगुलेटेड सेक्टर है एक प्रकार का। इसको मतलब सरकार रेगुलेट नहीं करती, इसको प्राइवेट करके छोड़ दिया है कि भाई आपको इसमें काम करना। सरकार का जो यहाँ पे मैसेज मैंडेटरी हस्तक्षेप होगा वो चीज़ें होगा कि कोई वहाँ पे अवैध गतिविधि न की जा रही। फिर भारतीय इस्पात क्षेत्रक में क्या है, सरकार ने 100% एफडीआई की अनुमति दे दी गई है कि अगर आपको यहाँ पे आके स्टील सेक्टर में यूनिट लगाने कुछ भी काम करना तो 100% की आपको एफडीआई की अनुमति है यहाँ पर। वो भी ऑटोमेटिक रूट से है, यानी कि आरबीआई की और सरकार की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम सरकार की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ मामलों पे जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री और ज़्यादातर मामलों में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की भूमिका होती है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार के इस्पात की बात करी गई है, जैसे कि इस्पात का टाइप है स्पेशलिटी स्टील की जो बात है, तो ये जो स्पेशलिटी स्टील होता है ये एक प्रकार का मूल वर्धित उत्पाद है जो इस्पात निर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। इसमें जैसे कि कोटेड प्लेटेड इस्पात उत्पाद हैं, उच्च शक्ति घिसाव रोधी इस्पात है, स्पेशलिटी रेलिंग है, मिश्र धातु इस्पात उत्पाद हैं। फिर इस्पात के तार और इलेक्ट्रिकल स्टील, जो कुल मिला के हम जो यूज़ के लिए चीज़ें देखते हैं चमकती हुई स्टील की, वो चीज़ें इसमें शामिल हैं। ग्रीन स्टील की बात करें, नाम ही से क्लियर है, ग्रीन है, कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा होगा कि इसको बनाने में कम से कम कार्बन का उत्सर्जन हो रहा होगा, या जो हम ऊर्जा का उपयोग कर रहे होंगे वो ग्रीन एनर्जी होगी। तो वही चीज़ है भाई यहाँ पर कि सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट उत्पन्न करने वाला इस्पात जो है वो ग्रीन स्टील कहलाता है। इसमें क्या होता है कि ये बनाने की जो प्रोसेस होती है लौह धातु की प्राप्ति के लिए या मिश्रित लौह धातु की प्राप्ति के लिए, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को पृथक करने की आवश्यकता होती है जब हम स्टील वगैरह बनाते हैं। तो उसमें ग्रीन स्टील उत्पादन प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जो हम जीवाश्म ईंधन कोयले वगैरह का उपयोग करते थे उसमें क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा से जो हम हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं उसका उपयोग किया जाता है। इस तरीके से ग्रीन स्टील का हम निर्माण करते हैं। फिर स्टील स्क्रैप है, ये क्या चीज़ है, तो ये क्या है भाई, इस्पात विनिर्माण में एक वैकल्पिक कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। यह आंशिक रूप से ब्लास्ट फर्नेस में और पूर्णतः इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में या इंडक्शन फर्नेस रूट में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये हो गया स्टील स्क्रैप, ये एक प्रकार का रॉ मटेरियल है, ध्यान रखिएगा। फिर स्टील स्लैग की है, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है इसके ऊपर। अगर हम स्टील स्लैग की बात करें तो ये इस्पात जो विनिर्माण की जो प्रोसेस होती है मैन्युफैक्चरिंग की, इसके दौरान निकलने वाला एक सब प्रोडक्ट है, ठीक है, उप उत्पाद है। जो मेन उत्पाद है उसके पीछे निकलने वाला सब उत्पाद है, सब प्रोडक्ट है। इस्पात निर्माण भट्टियों पिघले हुए स्टील को अशुद्धियों से अलग करने के दौरान उत्पन्न होता है। भट्टियों से जो निकलने वाला अशुद्धियों से अलग करने पर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। स्लैग एक प्रकार का एक पिघले हुए तरल के तौर पे होता है। ये सिलिकेट और ऑक्साइड का जटिल मिश्रण होता है और ठंडा होने पर जम जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे हम कर सकते हैं भाई, मृदा की अम्लता को ठीक करने के लिए काम कर सकते हैं। अगर मृदा की वैल्यू जो है पीएच उसका जो है 7 से कम है तो हम उसमें उपयोग कर सकते हैं कृषि सेक्टर में। फिर परिवहन, निर्माण और सीमेंट उत्पादन में भी इसका उपयोग किया सकता है। तो ये जो पिग आयरन को कच्चा लोहा यानी कि क्रूड आयरन भी कहा जाता है, इसका जो उत्पादन है वो लोह अयस्क या इल्मेनाइट को प्रगलित स्मेल्टिंग करके किया जाता है। ये जो पिग आयरन है इसको जो आयरन ओर है उसके माध्यम से या इल्मेनाइट को स्मेल्टिंग करके किया जाता है, प्रगलित करके भट्टी में डाल के। प्रगलन का मतलब होता है निष्कर्षण धातु विज्ञान,
एक प्रकार की एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी एक रूप है। ये जब प्रगलन की हम बात करते हैं, प्रगलन का उपयोग जो है धातु के अयस्क से धातु का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। एक प्रकार को उसको गर्म किया जाता है, बॉयल किया जाता है, फिर उसको चीज़ें अलग अलग की जाती हैं। पिग आयरन में क्या है, सिलिका है, मैग्नीज, सल्फर, फास्फोरस, टाइटेनियम और अन्य सूक्ष्म तत्वों के साथ बहुत अधिक कार्बन सामग्री होती है, अराउंड 3.5 to 4.5%। उच्च कार्बन सामग्री क्या है, इसको नाजुक बनाती है, मुलायम बनाती है, और इसी कारण कुछ सीमित अनुप्रयोगों को छोड़कर इसका प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल नहीं किया सकता। इसे इस्पात, पेटवा लोहा, मिश्र धातु आदि के मिश्रित उत्पाद के तौर पे इसको एक प्रकार से उपयोग कर लिया जाता है। फिर कुछ और इंफॉर्मेशन की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पे सीमा सड़क संगठन की एक परियोजना है, परियोजना अरुणांक। तो देखिए नाम से के लिए हो रहा अरुणांक, अरुणांक। तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के लिए जो प्रसंस्कृत स्टील स्लैग रेलवे ट्रैक को हरी झंडी दिखाकर टाटा स्टील जमशेदपुर से रवाना किया गया है। तो देखिए अगर हम इस परियोजना की बात करें, इस प्रोजेक्ट की बात करें, परियोजना अरुणांक जो है, तो ये CSIR यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CRRI केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, टाटा स्टील और BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक सेट पहले आपको बताना है कि BRO है वो कौन सी मिनिस्ट्री में आता है। फिर यहाँ पे क्या है, रूस जो है वो 2022-23 की अप्रैल सितंबर अवधि के लिए दौरान भारत को पिग आयरन निर्यात करने वाला सबसे देशों में सबसे बड़ा निर्यातक देश बनकर उभरा है। जो भारत एक्सपोर्ट करता है पिग आयरन, उसके लिए रूस सबसे बड़ा आपूर्ति करता रहा है 2022-23 के लिए अप्रैल। तो ये अवधि के लिए बस इतनी सी बात है। फिर नेक्स्ट देखें दोस्तों, तो हमारे सामने यहाँ पर MSME सेक्टर से संबंधित न्यूज़ है।